सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं समासविषये किञ्चित् पठामः। इत्युक्ते समास का परिचय आज हम देखेंगे। समास का मतलब क्या होता है, समास क्या है, आपके पाठ्यक्रम में है, अतः इस विषय को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सर्वप्रथम समास का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं ये जो समास है, समास, तो इसके बारे में लिखते हैं कि तत्र समसनम समासः, तत्र समसनम समासः। समास का समास जो शब्द है उसके बारे में लिखते हैं तत्र समसनम समासः। इत्युक्ते समसनम नाम किम, समसनम का मतलब क्या होता है, समसनम इत्युक्ते संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्तीकरणम, समसनम इत्युक्ते संक्षिप्तीकरणम। अब आपसे प्रश्न पूछे कि समास समसनम समासः, तो समास समसनम समासः, तो वहाँ समसनम शब्द का क्या अर्थ है, समसनम इत्युक्ते संक्षिप्तीकरणम, मतलब संक्षेप कर देना। समास का मतलब है छोटा कर देना, बहुत बड़ी बात हो उसको छोटे में बोल देना समास कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि समसनम समासः, समसनम समासः का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप कर देना। पीतः अम्बरः यस्य सः पीताम्बरः, पीतः अम्बरः यस्य सः पीताम्बरः, संक्षिप्तीकरण हो गया कि नहीं, छोटा कर दिया, इसलिए हम कहते हैं समास। अब ये तो हो गया कि संक्षिप्तीकरणम समासः या समसनम समासः। समास का अर्थ ही होता है संक्षेपकरण, छोटा। अब हम ये तो देख लिए कि समास, अगर कोई पूछे कि समास का मतलब क्या होता है, तो समसनम समासः, समास समसनम इत्युक्ते संक्षिप्तीकरणम, लघुकरण, छोटा करने को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि समास कितने प्रकार का होता है, प्रश्न होता है कि नहीं, ठीक है, समास समसनम समासः तो हो गया, अब समास कितने प्रकार का होता है, तो इस विषय पे हम देखते हैं कि समास जो है, समास वो 5 प्रकार का होता है। अन्यथा 4 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के समास होते हैं। समासा पंचधा कहा गया है, समासा पंचधा, समासः पंचधा, पंचधा, ऐसा समास जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से समास होते हैं, अब इस विषय में देखते हैं हम। तो सर्वप्रथम हम 1 नंबर में देखें तो होता है केवल, केवल समास। 1 नंबर में कौन सा आता है, केवल समास। 1 नंबर में आता है आपको केवल समास। द्वितीय जो है उसमें आता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। जो तृतीय है केवल समास, अव्ययीभाव समास, ये 2 हो गए। पहला क्या है, केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव है, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तृतीय जो भेद है, तृतीय जो प्रकार है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब देखिए जो चतुर्थ है, तत्पुरुष के भेद ही द्विगु होते हैं, कर्मधारय कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, तत्पुरुष के कर्मधारय कर्मधारय का द्विगु, ये हो गया। अब चतुर्थ जो है इसमें हम ये कह सकते हैं
इसी में आ जाएगा कर्मधारय, और कर्मधारय का हो जाएगा द्विगु समास। मतलब कि जो तत्पुरुष समास है उसके भेद हो जाएंगे कर्मधारय, और कर्मधारय के भेद हो जाएंगे द्विगु। मतलब इसी में आ जाएंगे तत्पुरुष। अब जो चौथा भेद है वो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। और जो पंचम होता है उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ये 5 प्रकार के समास होते हैं। अब फिर से देखेंगे तो जो समास है पंचधा 5 प्रकार का। सबसे पहला आता है केवल समास, द्वितीय स्थान पे आता है अव्ययीभाव समास, तृतीय आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय, और कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु। इस प्रकार से पुनः तत्पुरुष के बाद आता है चतुर्थ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि के बाद में कौन आता है? द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है? द्वंद्व समास। ये 5 प्रकार के समास बताए गए हैं हमारे संस्कृत में। अब हम क्रमशः उसके लक्षण को देखेंगे और उसके समझेंगे उसको, ये समास कैसे होता है। लक्षण के साथ में उसको हम समझेंगे। तो हम सर्वप्रथम किस समास को देखेंगे? सबसे पहला समास हमारा कौन सा था? केवल समास। हम केवल समास के विषय में देखेंगे। अभी हम केवल समास का लक्षण पहले करेंगे। केवल समास का हम लक्षण करेंगे, लक्षण को समझेंगे, फिर उसका उदाहरण देंगे। ठीक है? अब केवल समास। जो केवल समास है उसका लक्षण देते हैं साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। केवल समास। विशेष साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। केवल समास। विनिर्मुक्तः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास। केवल समास का लक्षण देते हैं विशेष संज्ञा, जिसमें विशेष संज्ञा हो उसको हम क्या कहते हैं? केवल समास संज्ञा से। अभी केवल समास से हम उसको बताते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। सचा विशेष संज्ञा, जो विशेष संज्ञा शब्द दी गई है उसकी व्युत्पत्ति हम ऐसे कर सकते हैं, उसको हम ऐसे जान सकते हैं कि विशेषाश्च ताः संज्ञाः विशेष संज्ञा। विशेषाश्च ताः संज्ञाः विशेष संज्ञा। अब जो ये क्या बोलते हैं विशेष संज्ञा जो है, विशेष संज्ञा वाला जो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, आगे वाला शब्द है विनिर्मुक्तः। अब हम एक एक पद को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास। तो ये विशेष संज्ञा वाला जो शब्द है इसको हम कह सकते हैं विशेषाश्च
ताः संज्ञाः विशेषाश्च ताः संज्ञाः विशेष संज्ञा विशेषाश्च ताः विशेष संज्ञाः विशेषाश्च ताः विशेष संज्ञाः विशेष संज्ञाः यहाँ तक हो गया। अब आगे वाला शब्द है विनिर्मुक्ता विनिर्मुक्तः। अब देखिएगा विशेषाश्च ताः संज्ञाः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः जो है उसमें हम ये कर सकते हैं कि अव्ययी भाव भाव तत्पुरुषादयः अव्ययी भाव तत्पुरुषादयः अव्ययी भाव तत्पुरुषादयः विनिर्मुक्तः जो शब्द है उसमें ये कर सकते हैं अव्ययी भाव तत्पुरुषादयः अव्ययी भाव तत्पुरुष इत्यादि अव्ययी भाव तत्पुरुषादयः ताभिः अव्ययी भाव तत्पुरुषादयः ताभिः विनिर्मुक्तः विनिर्मुक्तः इत्युक्ते रहितः विशेषज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः ताभिः विनिर्मुक्तः इत्युक्ते रहितः विशेषज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं तो ये केवल समास जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि अव्यय भावादि विशेष संज्ञाओं से जो रहित समास है उससे केवल समास हम कहते हैं। अव्यय भावादि हमने यहाँ देखा कि विशेष संज्ञा विशेषाश्च ताः संज्ञाः विशेष संज्ञा उसके बाद में विनिर्मुक्तः अव्यय भाव तत्पुरुषादयः अव्यय भाव तत्पुरुषादयः ताभिः विनिर्मुक्तः रहितः उससे जो विनिर्मुक्त है रहित है उसको हम कहते हैं केवल समास। उसकी संज्ञा हम क्या करते हैं केवल समास करते हैं। अब हम इसको सरल अर्थ देखें तो कह सकते हैं कि विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है इत्युक्ते अव्ययी भावादि विशेष संज्ञा जो होती है अव्ययी भाव तत्पुरुष इत्यादि की जो संज्ञाएं होती है उससे जो रहित है उससे जो रहित संज्ञा है उसको हम केवल समास नाम से जानते हैं। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं केवल समास का उदाहरण क्या है। तो केवल समास का उदाहरण हम यह कर सकते हैं। इसके लिए हम दो उदाहरण हमारे यहाँ प्रख्यात है जानते हैं हम। दो उदाहरण में एक दो उदाहरण देखें तो इसका ये होगा कि पूर्वम भूतः इत्युक्ते भूतपूर्वः। आगे हम पढ़ेंगे कि भूतपूर्वे चरण इत्यादि सूत्र से बनता है, लेकिन उदाहरण हम सिर्फ देखें तो भूतपूर्वः यह केवल समास का उदाहरण है। पुनः और भी हम जाए तो रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा प्रणीत जो महाकाव्य है उसके प्रथम श्लोक मंगलाचरण में कहते हैं कि वागरथा संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये। वहाँ वागरथाविव तो यहाँ भी कौन सा समास होगा? यहाँ भी कौन सा समास होगा? केवल समास। यहाँ भी हम केवल समास कहेंगे, केवल समास के नाम से जाने जाएंगे। अब हम ऐसा प्रश्न कि भूतपूर्वः
कहेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केवल समास, हमने 5 प्रकार के जो समास देखे थे उसमें एक केवल समास है। द्वितीय समास के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है उसका लक्षण, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का लक्षण क्या होगा, उसके उदाहरण क्या होंगे, इस विषय में हम अभी देखेंगे। तो द्वितीय जो समास है वह है अपना अव्ययी भाव। अव्ययी भाव अव्ययी भाव हमारे पास द्वितीय जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब इसका लक्षण हम देखते हैं। अव्ययी भाव का लक्षण हम क्या कर सकते हैं, क्या दिया गया है, उसका है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। ध्यान देंगे, प्रायेण प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान क्या होगा, मतलब तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान कौन सा समास होगा ये, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव अव्ययी भाव प्रायः प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। यहाँ अव्ययी भाव को दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव ऐसा दिया है, तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं लक्षण में दिया है प्रायेण, प्रायः, निश्चित ही नहीं, प्रायः। प्रायः जहां पूर्व पद की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव। प्रायः अधिकतम जहां पूर्व पद की प्रधानता हो उसे हम कौन सा समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये हम एक और बातें कर सकते हैं इसमें कि यत्र पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात्, यत्र जिसमें, इत्युक्ते जिस शब्द में पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात्, पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात् तत्र अव्ययी भाव। ये हम सिंपल अर्थ कर सकते हैं कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। प्रायः, प्रायः शब्द लेना है। प्रायः इत्युक्ते ऐसा नहीं है कि सभी जगह जहां पूर्व पद की प्रधानता हो वहां अव्ययी भाव ही होगा, इसीलिए यहां शब्द दे दिया प्रायेण। प्रायः अधिकतम जगह स्थान पे पूर्व पद की जहां भी प्रधानता आएगी वहां हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अत्र पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात्, यत्र पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात् तत्र अव्ययी भाव। जहां पूर्व पद की प्रधानता होगी वहां अव्ययी भाव समास होगा। इसकी एक विशेषता है, अव्ययी भाव की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है, इस अस्मिन् समासे इत्युक्ते अव्ययी भाव समासे प्रायः नपुंसकलिङ्गः भवति। इत्युक्ते एवं वक्तुं शक्नुमः यत् अव्ययी भाव समासे प्रायः नपुंसकलिङ्गे भवति, प्रतिदिनम् इत्यादि। कहने का मतलब है कि अव्ययी भाव समास में प्रायः नपुंसक
प्रायः और प्रथमा एक वचन का प्रयोग यहाँ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। प्रायः नपुंसक का प्रयोग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। चलिए उदाहरण हम दे सकते हैं कि प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम, यथा योग्यम, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रतिदिनम, यथा योग्यम नपुंसक लिंग में है और प्रथमा एक वचन का है। अतः यह हम कह सकते हैं कि जिस शब्द में प्रायः पूर्व पद की सब प्रधानता हो वहां कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, समझ में आया हम लोगों को? अब थोड़ा सा सरलार्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। यह क्लियर है? अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव नाम ही है, अतः संपूर्ण जो शब्द होंगे वह अव्यय की तरह प्रयुक्त। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं कि अव्ययी भाव समास प्रायः नपुंसक लिंग में होता है। प्रायः शब्द दिया है। अव्ययी भाव समास प्रायः किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, अच्छा और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में भी होता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण हम ये लिख सकते हैं, उदाहरण करके इसके बहुत से उदाहरण हैं। आगे हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि प्रतिदिनम, 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 दिनम, प्रतिदिनम ये उदाहरण हम दे सकते हैं। दूसरा यथा योग्यम, यथा योग्यम, यथा योग्यम हम इस स्थान पे ले सकते हैं। तो उदाहरण ले सकते दिनम दिनम प्रतिदिनम इत्यादि। अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम तृतीय समास के ऊपर चलते हैं। तीसरा जो समास है हमारा वह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हमने पढ़ा तत्पुरुष के भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद भी हम क्रमशः देखते चलिए। अब हम तृतीय समास के ऊपर चलते हैं। ये जो समास है उसको हम विस्तृत से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसका परिचय देख रहे हैं, समास क्या होता है, कौन कौन से समास है, उसके लक्षण क्या है, क्या है। अभी आया तत्पुरुष समास। कौन सा समास आया? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास देखते हैं। ये तृतीय समास, समास के तृतीय भेद कौन सा होगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास जो है उसका हम लक्षण जब करेंगे तो आपको याद होगा कि अव्ययी भाव जो समास किया था उसमें लिखा था प्रायः पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद की प्रधानता हमने बताई थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा उससे विपरीत होगा। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। इसका लक्षण करने हैं प्रायेण उत्तर, प्रायेण उत्तर, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। प्रायेण
उत्तर पद की प्रधानता होती है, वहां कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, जो पदार्थ है, पद है, उत्तर पद प्रधान जिसमें हो, उसमें हम कौन सा समास कर सकते हैं? तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष समास समझ में आ रहा है ना आपको? तत्पुरुष समास करेंगे। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यह तत्पुरुष समास के जो लक्षण है वो कैसे होंगे, किस प्रकार से इसको हम इसका अर्थ कर सकते हैं। कह सकते हैं यत्र यस्मिन् शब्दे उत्तर पदस्य प्राधान्यम स्यात्, जिस शब्द में उत्तर पद की प्रधानता हो उसको उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। परंतु यहाँ एक शब्द दिया है प्रायः। प्रायः निश्चित ही नहीं, बहुत जगह नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि प्रायः उत्तर पदस्य यत्र प्राधान्यम स्यात्, प्रायः यस्मिन् शब्दे उत्तर पदस्य प्राधान्यम स्यात्, उत्तर पदस्य प्राधान्यम स्यात्, तत्र कः समासः? तत्पुरुषः। उसमें हम कौन सा समास कर सकते हैं? तत्पुरुष समास करते हैं। अब समास जो है हमने पढ़ा था कि ये तत्पुरुष समास जो है उसके भेद होते हैं, उसके और भी भेद होते हैं, उसके और भेद होते हैं। इस प्रकार से भी हम देखते हैं तो तत्पुरुष समास को हम संक्षेप में सिर्फ सरलार्थ देखें, सरल अर्थ अगर हम करते हैं तो यह निकलता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तथा तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद। बाद वाले पद की प्रधानता होती है। अब ये गांव में पहले वाले की प्रधानता, अब ये गांव में पहले वाली प्रधानता होती है, तत्पुरुष में दूसरे वाले मतलब उत्तर प्रधानता होती है। तत्समास तथा वह यह समास द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। अभी हमने पढ़ा था कि अव्ययी भाव में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन यहां हमने पढ़ा कि द्वितीय से सप्तमी तक प्रयुक्त होता है। इत्युक्ते 6 विभक्तियां, 6 विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। और जो समास, इस समास का जो तत्पुरुष समास का है ना, इसका लिंग और वचन का किस आधार पर निर्णय किया जाता है? अंतिम पद के आधार पर। अंतिम पद के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। अब ये तत्पुरुष जो होते हैं वह इसके 6 भेद हो गए। देखिए प्रथम द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, क्रमशः एक बार हम देख लेते हैं कि द्वितीय तृतीय का सबका उदाहरण एक बार हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जो तत्पुरुष है उसके भेद होते हैं द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, ये तो पहला ही भेद हुआ। इसका उदाहरण देख सकते हैं गजारूढ़ः, गजारूढ़ः, गजम आरूढ़ः, गजारूढ़ः, द्वितीय गजम आरूढ़ः, गजारूढ़ः। इस प्रकार से हम द्वितीय तत्पुरुष के बारे में हम द्वितीय तत्पुरुष।
इसके और से उदाहरण है शरणागतः, शरणागतः इसी का उदाहरण है। उसके बाद कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः, शरणम आगतः, शरणागतः, कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः, ये उदाहरण द्वितीया तत्पुरुष का। एक एक उदाहरण हम ले रहे हैं। तृतीया तत्पुरुष में हम जब जाएंगे यह हमने क्रम दिया है। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं तो लगता है धनहीनः, धनहीनः। जब हम तृतीया में देखते हैं तो धनहीनः, गुरु सदृशः, नखभिन्नः, ये सब उदाहरण हम देखते हैं। इसका हम जब तृतीया में इसको हम तृतीया में जब परिवर्तित करते हैं तो आता है कि धनेन हीनः, धनेन हीनः, धनेन हीनः, धनहीनः, नखैः भिन्नः, नखभिन्नः, गुरुणा सदृशः, गुरु सदृशः। इस प्रकार से हम इसका तृतीया तत्पुरुष है। अब हम आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में हम आते हैं तो इसका गो सुखम, गो हितम, गो रक्षितम इत्यादि युगदारुः, गुरु दक्षिणा, ऐसे करते हैं। तो गो सुखम हम एक सिर्फ ले लेते हैं, गो सुखम। चतुर्थी तत्पुरुष में कर सकते हैं गो सुखम। अब इसको हम जब करेंगे तो गोभ्यः सुखम, गो सुखम, गो सुखम चतुर्थी है तो गोभ्यः, गौ शब्द की चतुर्थी में होता है गोभ्यः सुखम, गो सुखम। अब हम शीघ्र देख लेते हैं कि पंचमी तत्पुरुष, पंचमी जो तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण हम देखेंगे तो चौरभयम, बंधन मुक्तः, आकाशपतितः। इसमें हम चौरभयम भी ले सकते हैं, चौरभयम, चौरभयम, चौरभयम। इसको हम करेंगे तो चौरात भयम, चौरभयम, चौरात भयम, चौरभयम। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पंचमी, षष्ठी का हम देखें तो षष्ठी हम देख लेते हैं। तत्पुरुष से जो षष्ठी भेद है षष्ठी का, उसको हम एक बार देखते हैं तो आता है षष्ठी और सप्तमी को देखते हैं तो ये है षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष जो है उसका है राजपुरुषः, इत्युक्ते इसका है राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, ऐसा हम कर सकते हैं। अब एक बार एक सप्तमी, अंतिम हम सप्तमी को देख लेते हैं कि सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, जो सप्तमी तत्पुरुष है इसका उदाहरण हम देखते हैं तो नरोत्तमः, नरोत्तमः। सप्तमी तत्पुरुष जो है इसका उदाहरण कर सकते हैं नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः, नरेषु उत्तमः, नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः। इस प्रकार से तत्पुरुष के जो हमारे 6 भेद हैं हमने उसी को देखा। पुनः अगली कक्षा में हम तत्पुरुष की भेद जो है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु, इस विषय पे चर्चा करेंगे। पुनः जो चौथा हमारा समास है उसका नाम है बहुव्रीहि समास।
चर्चा करेंगे। आज की कक्षा हम इतने पे रखते हैं, पुनः अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।